आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे और लॉकडाउन के नियमों का ही पालन कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है माइक्रो टीचिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो माइक्रो टीचिंग में हम लोगों ने पहले 2 स्किल्स को डिस्कस कर लिया था, बहुत डीपली डिस्कस करा था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसके अनुरूप जो है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके साथ बहुत केयरफुली बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो टीचिंग स्किल्स में जो आज हम नई स्किल पढ़ेंगे वो है व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल। ठीक है, तो जो 5 मेन स्किल्स मैंने बताई थी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो मतलब आपके मेगा लेसन प्लान में यूज होनी ही होनी है। ठीक है, हालांकि होनी तो सभी हैं, लेकिन ये पूरे लेसन प्लान की जो है रूपरेखा को तैयार करेंगे, उसे ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। तो इसलिए आज हम जो है जो एक्सप्लेनेशन स्किल पढ़ेंगे इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग स्किल्स को थोड़ा सा सीरियस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वहां पर जब आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा और आप लोग जब ये सुपर टेट का एग्जाम देंगे फ्यूचर में, ठीक है, तो उससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट तो उसको होना ही होना है। तो जब आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा तो यही स्किल्स, छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा वीडियो बनता है और बहुत लंबी स्किल चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं वहां पर आपकी हर छोटी बात को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें जब आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, जो कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है कि होना ही होना है, तो उसमें आपके लिए माइक्रो टीचिंग बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए इन स्किल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, छोटी छोटी बातों को भी बड़े ध्यान से रखिए, ताकि आपका जब रिटन एग्जाम हो और डेमोन्स्ट्रेशन हो तो उसमें आपको कहीं भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो चलिए इस माइक्रो टीचिंग स्किल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल को। व्याख्या कौशल बहुत नाम से स्पष्ट है, बहुत सिंपल, बहुत सरल इसका शाब्दिक अर्थ है, और इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन किसी भी छोटे से पार्ट को या अंश को हम डिस्क्राइब करेंगे, सरल शब्दों में संप्रेषित करेंगे, सरल शब्दों में उसकी व्याख्या करेंगे, सरल शब्दों में हम उसे समझाएंगे, वही है व्याख्या। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है वो बना लेते हैं। सबसे पहले ऊपर डालेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 1 यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 4, व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक और क्लास और हमारा जो पीरियड है और ड्यूरेशन है, ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आप लोग एज इट इज कर लेंगे। ठीक है, हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 2 स्किल्स डिस्कस करी, एक इंट्रोडक्शन स्किल थी और दूसरी थी रेनफोर्समेंट स्किल। तो रेनफोर्समेंट स्किल में एक मैंने वर्ड यूज किया था डोमिनेटेड, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके एज मतलब जो उसका नॉर्मल अर्थ है, अगर उसको समझेंगे तो उस हिसाब से शासित या शासक होगा, तो वो अर्थ नहीं लेंगे। इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, सिनोनिम है ऑप्रेस्ड, जिसका मतलब होता है दमित। ठीक है, दमित का मतलब ये है कि हम किसी भी बच्चे को बहुत जब वो अच्छे से आंसर नहीं दे पाएगा या आंसर नहीं दे पाएगा तो हम उसे डिस्करेज नहीं करेंगे। डोमिनेटेड का मतलब डिस्करेज ना करना, या फिर हम उसको जो है डिमोरलाइज नहीं करेंगे, उसकी भावनाओं को दबाएंगे नहीं। ठीक है, तो ऑप्रेस्ड या डोमिनेटेड मतलब उसके दमित का मतलब उसकी भावनाओं को नहीं दबाएंगे। ठीक है, तो इसका इस अर्थ में आप लोग उसको यूज करेंगे कि डोमिनेटेड क्या है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू ऑप्रेस्ड मींस दमित, या हम उसको बोल सकते हैं कि डिस्करेज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव से ही हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके स्किल के जो जब हमें किसी चीज का उद्देश्य ही ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड नहीं है तो उस स्किल को पढ़ के भी क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव ही डिस्कस करते हैं। चलिए, और मैंने फिर बताया कि कोई भी स्किल हो वो पीपुल टीचर में अर्थात आप लोगों में कुछ विशेष गुणों का विकास करना चाहती है, ताकि आप एक परफेक्ट टीचर के रूप में स्थापित हो सके, स्टेबल हो सके। तो चलिए, जो ये स्किल है वो आप में किन गुणों का विकास करना चाहती है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, छात्राध्यापक में पाठ के कठिन अंशों को स्पष्ट करने की कुशलता का विकास करना। मींस आप लोगों में जो लेसन के टिपिकल पार्ट्स हैं, जिनकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, बच्चे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, ये एबिलिटी आप में डेवलप करना कि जो भी टिपिकल पार्ट्स है लेसन के उसको हम सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें, ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना इस स्किल का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव नंबर 2, छात्राध्यापक में पाठ के कठिन अंशों को बोधगम्य एवं सरल रूप में प्रस्तुत करने की कुशलता का विकास करना। उसी को थोड़ा सा एक यहाँ पर मॉडिफाई किया, जो पहला ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर जो भी पाठ के जो कठिन अंश हैं, टिपिकल पार्ट्स हैं, उनको हम क्या कराएंगे, बोधगम्य बनाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना कि आप जो टिपिकल पार्ट्स है लेसन के, उसे इजी टू अंडरस्टैंड बना सके, बच्चे उसे आसानी से ग्रहण कर सके। इतना सरल भाषा में, ये देखिए लिखा हुआ है ना, इतनी सरल भाषा में बच्चों को स्पष्ट करें कि वो बोधगम्य हो, उन्हें उसका बोध यानी उस चीज को ग्रहण करने में वो बहुत आसानी से उस टॉपिक को या उस पार्ट को ग्रहण कर सके। ठीक है, और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस एबिलिटी को डेवलप करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो छात्राध्यापक में उचित उदाहरणों के माध्यम से किसी प्रत्यय अथवा सिद्धांत को स्पष्ट करने की कुशलता का विकास करना। देखिए, कभी कभी बच्चे जो होते हैं उनको बहुत समझाते हैं, बहुत इजी वे में भी समझाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, अभी आप एक जो है एक स्किल और पढ़ेंगे जिसे दृष्टांत कौशल बोलते हैं। ठीक है, वहां पर भी आप एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, देखिए कई सारी स्किल्स कभी कभी एक साथ मर्ज भी होंगी। अभी देखिएगा कि आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल में क्या बोलते हैं, व्याख्या कौशल में अभी आपका दृष्टांत कौशल भी आएगा, श्यामपट्ट कौशल भी आएगा, पुनर्बलन कौशल भी आएगा, सब इसी में इंक्लूड होंगे भी। अब जब बारी बारी से पढ़ेंगे तब कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कह रहा है कि जब भी बात छात्रों को टिपिकल पार्ट्स जो है लेसन का जो कठिन अंश है वो क्लियर ना हो या उन्हें समझ में ना आ रहा हो, तो हम बच्चों के सामने उससे रिलेटेड ऐसे एग्जाम्पल सेटअप करके देंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझाएंगे, ऐसे टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू समझाएंगे कि वो भी उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड यानी आसानी से समझ में आने वाला बन जाए। तो इस गुण का भी विकास करना इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, हम उदाहरणों के माध्यम से भी जो कठिन अंश है, टिपिकल पार्ट से लेसन का जो टिपिकल पार्ट है उससे भी क्लियर कर सके। फोर्थ नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कि छात्राध्यापक को भाषाई दृष्टि से सुदृढ़ बनाना। जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे हो तो हमारी जो भाषा है वो समृद्ध होनी चाहिए। समृद्ध का मतलब रिच वर्ड वोकैबुलरी जो होनी चाहिए ना, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे पास दोनों तरीके के वर्ड्स होने चाहिए, एक तो स्टैंडर्ड वर्ड्स होने चाहिए और दूसरी उस सोसाइटी जिस स्तर के छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं या जिस स्तर में वो समझ रहे हैं, हमारे पास दोनों तरह के शब्दकोश होना चाहिए ताकि हम बच्चों को भी भाषाई दृष्टि से समृद्ध बना सके। अगर हम सिर्फ बच्चों की भाषा में बात करेंगे तो बच्चों की भाषा कभी उत्कृष्ट नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब भी टीचर एक्सप्लेन करेगा तो इस स्किल का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि आपको भाषाई दृष्टि से समृद्ध करना। ये नहीं कि आप किसी भी भाषा में पढ़ा रहे हैं और बहुत नॉर्मल वे में पढ़ा रहे हैं, भाषा का कोई स्तर नहीं है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की भी भाषा जो है वो समृद्ध नहीं हो पाएगी। तो पढ़ाने का, देखिए टीचर को पढ़ाने का जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है ना कि बच्चों को भाषाई दृष्टि से समृद्ध बनाना, क्योंकि बच्चे फॉलो आपको करते हैं, सुनते आपको हैं। ठीक है, 6 घंटे आपके साथ बिताते हैं, स्कूल में बिताते हैं। अगर वो वहां पर ही उनकी भाषा को हम स्टैंडर्ड रूप नहीं दे पाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो कभी भाषाई दृष्टि से समृद्ध नहीं हो पाएंगे और वो बैकवर्ड होते चले जाएंगे, समाज की जो मुख्य विचारधारा है वहां से कट जाएंगे। तो इसलिए ये स्किल टीचर्स में भी यानी पीपल टीचर आप लोगों में भी क्या करती है, जो भाषाई दृष्टि से आपको स्ट्रांग बनाने का ऑब्जेक्टिव रखती है। ठीक है, जिससे प्रस्तुतिकरण प्रभावी। अगर आपकी भाषा समृद्ध है, सरल है, बोधगम्य है, तभी वो प्रभावी होगी और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, कंपोनेंट्स पे नजर डाल लेते हैं कि परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग। ठीक है, हम लिंकिंग चेन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सीधे गए और एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए, हमें स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसे हमें एक टॉपिक को इस टॉपिक को पढ़ाना है तो इस टॉपिक को जोड़ने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेंगे। ठीक है, हमें जो भी नेक्स्ट टॉपिक पिकअप करना है उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे। तो यही है वो हमारी लिंकिंग चेन। ये देखिए बीच बीच में, तो ये बीच बीच में हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे और ये हमारे मेन टॉपिक होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल में। ठीक है,
तो प्रारंभिक कथनों का प्रयोग जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम बच्चों के सामने एक कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे। ऐसा नहीं कि हम सीधे जाके खड़े होकर पढ़ाने लगे, कुछ ना कुछ तो हम मतलब जो हमारे इनिशियल स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको हम जरूर बच्चों के सामने बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहा। सीधे जाएंगे तो बच्चों के आश्चर्यचकित, वो अचंभित हो जाएंगे कि अचानक से क्या हो गया, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों को पहले जो हम प्रारंभिक कथनों के साथ ही उनके साथ शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। भाषा में प्रभावशीलता, देखिए अगर आपकी लैंग्वेज जो है बहुत फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंट का मतलब है कि अटक अटक के पढ़ा रहे हैं, तो वो एक प्रभाव जो पड़ना है बच्चों पर, जो एक इम्पैक्ट पड़ना है वो नहीं पड़ेगा। इसलिए भाषा आपकी जो भी हो वो सरल हो, सिंपल हो, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, बोधगम्य हो। तो इसलिए भाषा का फ्लुएंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भाषा तभी फ्लुएंट होगी जब आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक पे क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक पे क्लियर नहीं है तो आपकी भाषा अवरुद्ध होगी। ठीक है, उसमें बहुत सारे ब्रेकेजेस आएंगे। तो चलिए, फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है कथनों में तारतम्यता। ठीक है, जो भी हमारे स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनमें एक तारतम्यता हो। ठीक है, तारतम्यता का मतलब एक फ्लो हो, एक सीक्वेंस हो। जो पहले पढ़ाया जाता है उसको पहले पढ़ाना है, जो बाद में पढ़ाया जाता है उसे बाद में पढ़ाना है, जो मध्य में पढ़ाना है उसे मध्य में पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि हम पहले जो है लाइट के डेरिवेशन करा दें, उसके बाद लाइट के बारे में बताएं, ऐसा नहीं। एक तारतम्यता होनी चाहिए हमारे स्टेटमेंट में कि जो सबसे पहले पढ़ाना है, जैसे लाइट का इंट्रोडक्शन देना, सबसे पहले हम लाइट के बारे में बताएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम उसके बारे में रिफ्लेक्शन पे आएंगे, रिफ्रैक्शन पे आएंगे, फिर हम जो है डिस्पर्शन पे आएंगे। ऐसे हम टॉपिक पे चलेंगे। तो एक फ्लो होना चाहिए वहां तक जाने के लिए कि हमें कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप ही हम लेसन को कवर करेंगे। उपयुक्त शब्दों एवं वाक्यांशों का प्रयोग। ठीक है, जब भी हम बच्चों को, देखिए बुक में क्या लिखा है वो एक अलग चीज है। हम बुक में सारी चीजों को कॉपी नहीं कर सकते। हम जब भी बुक से लिखाएंगे तो टीचर की भी ये एबिलिटी होती है कि हम उसमें कुछ संशोधन करके, भाषाई दृष्टि से उसे थोड़ा सा सरल बना करके, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, कंटेंट को अपने हिसाब से लिखा सकते हैं, और लिखाना भी चाहिए। लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो उपयुक्त शब्दों एवं वाक्यांशों का भी हम प्रयोग करेंगे जो कि सुटेबल होंगे हमारे स्टेटमेंट्स के बीच में। स्पष्टीकरण के बीच में प्रश्नों का पूछना। जब भी हम बच्चों को स्पष्ट कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, देखिए एक स्पष्टीकरण कौशल भी है, तो ये इस व्याख्या कौशल में आपका दृष्टांत भी इंक्लूडेड रहेगा, ब्लैक बोर्ड स्किल भी इंक्लूडेड रहेगी, और ये व्याख्या कौशल तो इंक्लूडेड रहेगा ही, रेनफोर्समेंट भी इसी में रहेगा। तो लेकिन हम अभी बेसिकली ये पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन स्किल कैसे कैसे इंक्लूड होगा वो मैं बताता जाऊंगा अभी। ठीक है, तो स्पष्टीकरण के बीच में प्रश्नों को पूछना। हम जब भी कोई भी स्टेटमेंट देंगे उसके बाद हम बीच बीच में क्वेश्चंस इसलिए पूछेंगे कि हम ये तो चेक करें कि बच्चे हमारे स्टेटमेंट से या हमसे कनेक्टेड हैं कि नहीं, कि उनका ध्यान कहीं और तो नहीं चल रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं स्टेटमेंट, हमने कहानी की तरह बच्चों को बता दिया और वो कहीं और घूम रहे हैं, हमने पूरी कहानी खत्म कर दी। इसलिए हम लेसन के टॉपिक्स को शिक्षण बिंदुओं के अकॉर्डिंग तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे और बीच में क्वेश्चन इसलिए पुट अप करेंगे, कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं कि नहीं है। हम क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब वो कनेक्टेड है, हमारा जो लेसन है वो अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ये कंपोनेंट्स, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छी भी होने वाली है, बहुत टिपिकल भी होने वाली है। केवल क्रीम बच्चा जो एकदम अच्छे से होगा वही वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम फिर प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, डन। टेबल बनाएंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, आप लोगों के लिए मतलब एक विषम परिस्थितियों में ये व्यवस्था की गई है।
तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग वैसे ही करिएगा तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रेजेंटेशन डाल लीजिए, मैं थोड़ा सा स्पेस अपने लिए क्लियर कर लूँ। प्रेजेंटेशन डाल लीजिए, उसके बाद फिर एक उसके जस्ट नीचे एक टेबल बनाइएगा। ठीक है, यहां पर क्रम संख्या, यहां पर शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स जो भी होंगे, जो भी हम एक क्लियर करता हूं अभी। यहां पर फिर से वही अपना काम, और यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि छात्राध्यापक का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट देने हैं बड़े बड़े। ठीक है, यहां पर छात्राध्यापक क्रियाएं, यहां पर छात्र क्रियाएं, ठीक है, यहां पर कंपोनेंट घटक। ये हमारी टेबल बनेगी प्रेजेंटेशन के लिए। तो हम जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हम प्रेजेंटेशन को कभी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हम ये व्याख्या कौशल पढ़ रहे हैं, अभी हमने आपसे क्या बताया, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों आज हम वृत्त के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, स्टेटमेंट हो गया था। अब उसके बाद का ये प्रोसेस है, अब उसके बाद यहां से प्रेजेंटेशन होगा आपके लेसन का, समझ गए? तो वो जो इंट्रोडक्शन स्किल के बाद यहीं से हम स्टार्ट करेंगे लेसन को। तो अब समझ लीजिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ एम था उसी के नीचे हम लोग ये स्टार्ट करते हैं मेगा लेसन प्लान में। तो समझ लीजिए वहां से स्टार्ट करना है, लेकिन हम बच्चों के सामने ये नहीं कि स्टेटमेंट बोल दिया और चलो अच्छा वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में बताना शुरू कर दिया, नहीं, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बच्चों से 2 विकासात्मक 2 या 3 जो है क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। डेवलपमेंटल क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्वेश्चन में हम बच्चों से 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि लिंकिंग चेन बनानी है, हमें स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कड़ियों का यूज करना है, ठीक है, लिंकिंग चेन का यूज करना है। तो हम अपने टॉपिक को अब लिंक करने जा रहे हैं, ठीक है, सीधे नहीं हम उनको करेंगे। तो चलिए हम यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पर है, जिससे मेरे सामने ये टंगा हुआ था, हम बच्चों से पूछ लेंगे कि इसका आकार कैसा है, क्योंकि आपने बच्चों को वृत्त के बारे में थोड़ा सा बता दिया था पहले, ये बच्चों ने वृत्त के बारे में बता दिया था। तो हम अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट से ले लेते हैं उस चीज को कि बच्चों ये क्या है, जैसे वॉच लगी होगी गोल गोल, तो बच्चों घड़ी का आकार कैसा होता है, ठीक है, हम ऐसे सिंपल बच्चों से पूछ लेंगे, ठीक है। वो तो वृत्ताकार ही होता ना, ये भी तो वृत्ताकार है, गोल नहीं है, ये वृत्ताकार है, घड़ी भी वृत्ताकार होती है। तो आप घड़ी को दिखा करके बोल सकते हैं, या जो भी आपके पास हो आप ये सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं कि घड़ी का आकार कैसा होता है या प्लेट का आकार कैसा होता है, कि हम एक क्वेश्चन यहाँ से बच्चों से सिंपल सा कर देंगे, ठीक है। तो हमने जैसे क्वेश्चन कर दिया बच्चों से कि प्लेट का आकार कैसा होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे बता देंगे कि प्लेट का आकार वृत्ताकार होता है। ये उत्तर दिया बच्चों ने, प्लेट का आकार वृत्ताकार होता है। हो गया, आंसर दे दिया बच्चों ने। याद रखिएगा, आंसर कंप्लीट सेंटेंस में लेना है, एक साथ आंसर नहीं लेना है, जिससे आप पूछेंगे सिर्फ वही बच्चा आंसर देगा। इंस्ट्रक्शंस के साथ आप पहले बता चुके होंगे ये बच्चों को। अच्छा, अब हमें रेनफोर्समेंट स्किल आपने पढ़ ली, उसका यूज करें। बच्चों ने बताया प्लेट का आकार वृत्ताकार होता है, हमने बच्चों को कह दिया गुड, हमने यहाँ पर बच्चों को रेनफोर्समेंट दे दिया, गुड, शाबाश, जो भी आपको देना है, वेरी गुड, गुड, नाइस, जो भी आपको देना है वो हमने यहाँ पर बच्चों को एक रेनफोर्समेंट दे दिया, क्योंकि हमने पढ़ लिया, इसे यहाँ पर दे दिया। ब्लैक पेन से रहेगा रेनफोर्समेंट ब्रैकेट में। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से पूछ लेते हैं। मैंने कहा
मिनिमम दो क्वेश्चन जरूर पूछिए, ठीक है, अपने टॉपिक को लिंक करने के लिए। पहले क्वेश्चन को कर लीजिए, दूसरे से लिंक कर लीजिए, दो क्वेश्चन कर लीजिए, तीसरे से लिंक कर दीजिए। तो हम दूसरे पे ही लिंक किए दे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृत्ताकार होता है, अच्छा ठीक है, हमने सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया कि वृत्त तथा उसके भागों के विषय में आप क्या जानते हैं। हो गया। अब ये टिपिकल क्वेश्चन हो गया बच्चों के लिए, अब बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हम ब्रैकेट में यहां पर लिख देते छात्र शांत रहते हैं। छात्र शांत रहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस तरह से क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन स्किल में भी करा था। यहाँ पर पहली बात तो जिगजैग का कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये इसलिए डिफरेंट है। दूसरी बात आप सोच रहे होंगे सर हमने फंसा तो उनको उसी क्वेश्चन पे दिया, नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमें पढ़ाना है हम उस टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वहां जिस किसी भी लेसन के जिस टॉपिक को पढ़ाना है हम उसे यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, और उसे हम पूरे लेसन को कनेक्ट करते थे वहां पर इंट्रोडक्शन स्किल में, हम उस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, उस लेसन के अंतर्गत पर्टिकुलर टॉपिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। फिर से क्लियर कर दूं, वहां पर आप उस लेसन को, उस पार्ट का, ठीक है, उस पार्ट को कनेक्ट कर, उस पार्ट का इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम उस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहां पर उस लेसन से जुड़ने के लिए, उस लेसन का परिचय देने के लिए हम वहां पर वो क्वेश्चंस कर रहे थे। ये हो गया, बच्चे शांत हैं, ठीक है। अब नहीं बता पाए तो हम बच्चों से नॉर्मल करेंगे। चलिए देखते हैं वृत्त और वृत्त के भाग, बस इतना बोल देंगे। अब यहां पर आपका काम शुरू होता है। स्टेटमेंट आपका होगा यहां पर एक, ये हो गया छात्राध्यापक कथन। मैं बहुत लिखने वाला नहीं हूं, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा, उसके अंदर का कंटेंट आपको स्वयं लिखना है। छात्राध्यापक कथन, पीपुल टीचर्स स्टेटमेंट, ठीक है, पीपुल टीचर स्टेटमेंट इंग्लिश में आप लिख सकते हैं जो इंग्लिश वाले हैं। छात्राध्यापक कथन, अच्छा हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमने बताया ना वृत्त एवं वृत्त के भाग, तो शिक्षण बिंदु में आ गया हमारा जो भी हम डिस्कस करेंगे इस स्टेटमेंट में, वृत्त एवं वृत्त के भाग। क्लियर, ये हमारा शिक्षण बिंदु हो गया एक, ठीक है, स्टेटमेंट भी हमारा हो गया एक, ठीक, वृत्त एवं वृत्त के भाग। अब हम यहाँ पर डिस्कस करें, कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक, हमने बच्चों से कह दिया। चलिए देखते हैं वृत्त और वृत्त के भाग। तो सबसे पहले बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे, वृत्त, ठीक है। अब हम बच्चों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, एक्सप्लेन करना है, वृत्त को एक्सप्लेन करना है। तो अभी तो खैर आपने ब्लैक बोर्ड स्किल पढ़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है समझाने के लिए बोर्ड, यही चीज आपको बोर्ड ब्लैक बोर्ड स्किल में एज इट इज सब उतारनी है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा बाद में। तो अब सपोज आप बोर्ड यूज कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हम बच्चों को क्या होती है, वृत्त की डेफिनेशन क्या होगी, सर्किल की डेफिनेशन क्या होगी, किसी निश्चित बिंदु के परितः, किसी निश्चित बिंदु के परितः, सर्टेन पॉइंट है ये, इसके चारों ओर, ठीक है, निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं की श्रृंखला को मिलाने वाला पथ। क्लियर, सेंटेंस को फिर से सुन लीजिएगा, किसी निश्चित बिंदु के परितः निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाला पथ वृत्त कहलाता है। डेफिनेशन हो गई, हमने यहां पर वो डेफिनेशन एज इट इज लिख दी। क्लियर, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां वृत्त की डेफिनेशन लिखनी है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम वृत्त के भाग, वृत्त के भाग, ठीक है। पहला होता है परिधि ना, ठीक है, ठीक। तो परिधि सर्कमफ्रेंस को स्पष्ट करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है,
किसी निश्चित बिंदु के परतः निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाले पथ को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यहाँ पर हम परिधि सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर परिधि। परिधि के बाद हम आ जाते हैं, बच्चों को बता देते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? रेडियस, ठीक है, रेडियस। इससे पहले हम बच्चों को केंद्र भी बता देते हैं कि केंद्र क्या होता है, ठीक है। केंद्र क्या होता है? केंद्र की डेफिनेशन देंगे। केंद्र क्या होता है? उस बिंदु से जिससे कि उसके चारों ओर स्थित बिंदुओं की दूरी समान रहती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र की डेफिनेशन हो गई। परिधि की डेफिनेशन आप दे देंगे। त्रिज्या की डेफिनेशन, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। बस इतना ही बताएंगे। उसके बाद हो गया तुम्हारा व्यास। व्यास, ठीक है। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। हम बच्चों को बता देंगे कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। दोनों चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। या फिर हम उनको बता देंगे कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। दोनों चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। व्यास को डी से डिनोट करते हैं बिकॉज दिस इज डायमीटर। उसी तरह हम त्रिज्या को बताएंगे, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। ये भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब बचा हमारा क्या? जीवा, कॉर्ड। अब हमारी बची जीवा, ठीक है, यानी कॉर्ड। तो ये कॉर्ड हो गई। तो हम यहाँ पर कॉर्ड की डेफिनेशन लिख देंगे कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती क्या कहलाती है? जीवा, ठीक है। ये आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले 2 डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में हम बच्चों को उस टॉपिक जो हमें पढ़ाना है वहां तक ले जाने के लिए वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे हमने सोचा उसके भावों में क्या जानते बच्चे प्रॉब्लमेटिक उनके लिए हो गया, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट देंगे। तो हमने स्टेटमेंट दे दिया कि वृत्त क्या है, वृत्त के भागों के बारे में बता दिया, ठीक है। यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिख दिया। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अरे सॉरी, लाइन नहीं खींचेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन स्किल में आपको 2 या 3 स्टेटमेंट देने हैं, ठीक है। या तो 2 या तो 3 स्टेटमेंट देने हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपने दे दिया है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने पढ़ाया है बच्चों को। मैंने क्या कहा था कि अभी हम लिंकिंग चेन बनाएंगे। हम अगले टॉपिक को रिलेट करना है और ये भी चेकआउट करना है कि बच्चों की कनेक्टिविटी हमसे है कि नहीं। इसलिए हम यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा, बस कोई भी क्वेश्चन कर लिया। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? बच्चों ने आंसर दिया। उत्तर केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। हमने ये क्वेश्चन किया और बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। सॉरी, प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब चाहे तो एक क्वेश्चन और कर ले, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं कि परिधि किसे कहते हैं।
किसे कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे उत्तर। परिधि मैंने बताया था क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ बता दीजिए। परिधि किसे कहते हैं, उत्तर में लिखेंगे निश्चित बिंदु के चारों ओर स्थित बिंदुओं का परिपथ क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसकी परिधि कहलाती है। तो आप लोग यहाँ सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन या सरकमफ्रेंस का आंसर लिख देंगे बच्चों की भाषा में। जगह स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, 2 डेवलपमेंटल क्वेश्चन, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट पे आप सर्किल और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पुट करेंगे बच्चों से। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बच्चों से पूछ लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी 2 क्वेश्चन पूछे, तीसरे क्वेश्चन पे हम आएंगे भी। चलिए, अभी हमारा पहला स्टेटमेंट हो चुका है, हमने 2 क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन हम बच्चों से करने जा रहे हैं, ठीक है। परिधि का सूत्र बताइए। परिधि का सूत्र बताइए। बच्चे शांत रहते हैं। देखिए ये लिंकिंग क्वेश्चन है हमारा, शांत रहते हैं, छात्र शांत रहते हैं। ये लिंकिंग क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पर हम सारे फार्मूलों को डिस्कस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो शिक्षण बिंदु जो दूसरा होगा, यहां पर डालेंगे 2 नंबर। जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा, वृत्त के भागों के सूत्र, ठीक है, वृत्त के भागों के सूत्र, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि छात्र ये रहते हैं। तो अब यहां पर अगर चाहें तो इससे क्वेश्चन रिलेट कर लीजिए। चलिए इसी से रिलेट कर लेते हैं कि वृत्त के मुख्य भागों के सूत्र बताइए। ये भी क्वेश्चन ये हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया कि जो हमारे फार्मूलाज हैं, सर्किल के जो पार्ट्स हैं उनके फार्मूलाज बताइए। तो बच्चे नहीं जानते होंगे तो छात्र शांत रहते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फार्मूलाज को, ठीक है। तो अब हमारा देखिए लिंकिंग क्वेश्चन है, कड़ियों को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। इस कड़ी से हम अगले स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर फिर छात्राध्यापक कथन हो जाएगा, छात्राध्यापक कथन। पीपुल टीचर स्टेटमेंट हो जाएगा, टीचर स्टेटमेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या करेंगे अब हम, चलिए देखते हैं भाई। फार्मूले को हमें डिस्कस करना है। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट इसी के सामने लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबके फार्मूला दे रहे हैं। परिधि, परिधि का फार्मूला होता है क्या, 2πr, ठीक है। हम बच्चों को सारे फार्मूला यहाँ पर बता देंगे। 2πr हमने ये फार्मूला बच्चों को बता दिया। अच्छा, जहां हम ये भी बताएंगे ना कि क्या है, जहां पाई बराबर 22/7 तथा r बराबर त्रिज्या, जो भी हमारे पास यहाँ पर साइंस हम यूज कर रहे हैं उनको भी बताएंगे ना बच्चों को। तो ये हमारा हमने परिधि का फार्मूला बता दिया। अब देखिए भाई हम बता देते हैं बच्चों को त्रिज्या का फार्मूला, ठीक है। त्रिज्या हम बच्चों को चूंकि वहां बता चुके हैं किसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों को, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2, ठीक है। d/2 व्यास बटे 2, या इसको d/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने त्रिज्या का फार्मूला बता दिया, ठीक है। अब व्यास का फार्मूला हमको बताना है भाई।
चलिए व्यास का यानी डायमीटर का फार्मूला बताना है, तो व्यास का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2r। ठीक है, तो हमने देखिए परिधि, त्रिज्या और व्यास, इतने ही फार्मूले हैं में, वो हम लोगों ने बच्चों को बता दिए। तो देखिए हमारा वृत्त के जो मुख्य भाग हैं उनके हमने सूत्र बच्चों को क्लियर कर दिया। पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया सर्किल और उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया। दूसरे स्टेटमेंट में हमने उसके जो मेन पार्ट्स हैं उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे 2 स्टेटमेंट, मैंने कहा कि जब भी हम एक्सप्लेनेशन स्किल बनाएंगे उसमें 2 स्टेटमेंट्स जरूर रखें। ठीक है, कम से कम 2 स्टेटमेंट, उससे कम स्टेटमेंट नहीं रखेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। क्लियर, हमने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को। अब फिर हम यहाँ पर बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, प्रश्न 1, अगर हमें लिंक करना है तो फिर थर्ड क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कनेक्टिंग क्वेश्चन बना देंगे। नहीं लिंक करना है तो फिर हम आगे नहीं करेंगे। लिंक करना है एक 2 एग्जांपल्स के थ्रू, तो हम वहां पर एक क्वेश्चन दे देंगे, वो लिंक हो जाएंगे। लेकिन हमें लिंक अभी नहीं करना क्योंकि हमारे 2 स्टेटमेंट्स हो चुके हैं। प्रश्न 1 कर लेते हैं बच्चों से कि परिधि का सूत्र बताइए। तो बच्चे बता देंगे 2πr। यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देने कोई औचित्य नहीं बनता है कि हमने सिंपल सा फार्मूला पूछा है, बच्चे हाँ आंसर करेंगे, जिससे आप पिकअप करेंगे। बच्चे कहेंगे सर 2πr हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं बच्चों से, उत्तर था ये। प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं कि व्यास का सूत्र बताइए। व्यास का सूत्र बताइए। तो बच्चों ने फिर सिंपल सा आंसर दे दिया कि d/2। सर व्यास व्यास का सूत्र बताइए, तो 2r, 2 गुणे त्रिज्या। सर बच्चों ने ये हमारा दे दिया। अगर हमें आगे 2-4 एग्जांपल्स देने हैं या बच्चों को क्वेश्चन से कनेक्ट करना है तो क्वेश्चन यहाँ रख दीजिए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना होगा। बच्चों के लिए प्रॉब्लम आगे आप सॉल्व करके बता सकते हैं। तो हमारा मैथ्स का जो स्किल है बेसिकली जो वो कंप्लीट हो गई, एक्सप्लेनेशन स्किल ये कंप्लीट हो गया। हमने 2 स्टेटमेंट्स बच्चों को दे दिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कुछ भी बचा है वो हम अभी साइंस में देख ले रहे हैं। अभी एक साइंस का टॉपिक भी आपके सामने डिस्कस किए दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए मैथ्स का हो गया भाई, सब लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़िएगा। तो कोई भी क्वेरी नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा, चाहे कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा या फिर पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोशिश मैं यही करता हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मैं खुद ही क्रिएट कर लूँ कि आप लोग कैसा सोच रहे होंगे, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को खुद ही सारी चीजें क्लियर करता चल रहा हूँ। देखिए कंपोनेंट्स नहीं लगाए हैं, अब इस स्किल में हम लोग कंपोनेंट इस टॉपिक पे कंपोनेंट लगा लेंगे। कंपोनेंट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग फिजिक्स का टॉपिक ले लेते हैं। हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे, तो प्रकाश में जो प्रेजेंटेशन है हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे उसके बाद प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है हमें आगे चल के। तो फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछने हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है। कनेक्टिंग क्वेश्चन एक रखना है, चाहे वो सेकंड बना लीजिए चाहे थर्ड बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लेते हैं, प्रश्न 1 कर लेते हैं कि हमें वस्तुएं किसकी उपस्थिति में दिखाई पड़ती है। उपस्थिति में दिखाई पड़ती है। हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें किसकी प्रेजेंस में दिखाई देते हैं। बच्चों ने उत्तर दे दिया हमें वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं। देखिए बच्चों ने हमें आंसर दे दिया। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रकाश एवं उसके गुणों के विषय में क्या जानते हैं। ठीक है,
प्रकाश एवं उसके गुणों के विषय में आप क्या जानते हैं। हम यहाँ पर उस लेसन के टॉपिक को कई पार्ट्स में बांट बांट कर पढ़ाएंगे। हमारा हर स्टेटमेंट उस लेसन का एक पार्ट होगा जिसे हम पढ़ा रहे हैं। हम लाइट पढ़ा रहे हैं तो अब बच्चों को सबसे पहले लाइट के बारे में बताएंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्शन बताएंगे, थर्ड स्टेटमेंट पे रिफ्रैक्शन बताएंगे, या सेकंड में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों बता देंगे। थर्ड स्टेटमेंट में जाके हम चाहे तो डेरिवेशन करा लें या डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा लें। तो हम ऐसे इनको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। अदरवाइज एक फ्लो में पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। वो तो हमारी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको पढ़ाने की कि एक रोचकता बनी रहे, वो बनी नहीं रहेगी। तो प्रकाश एवं उसके गुणों के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र शांत रहते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, छात्र शांत रहते हैं। ठीक है, लेसन के इस टॉपिक को ये कनेक्ट करने वाला ये क्वेश्चन है, जो पहला स्टेटमेंट है उसको कनेक्टिंग क्वेश्चन हमारा ये। तो हमारा जो ये हो जाएगा नंबर 1, ध्यान रखिएगा, प्रकाश एवं, ये हमारा शिक्षण बिंदु है ना, क्वेश्चन से निकल के आएगा, प्रकाश एवं उसके गुण। क्लियर। अब यहां पर छात्राध्यापक कथन, पीपल टीचर स्टेटमेंट, छात्राध्यापक कथन, पीपल टीचर स्टेटमेंट शुरू होगा। हम प्रकाश के बारे में बताएंगे बच्चों को। ठीक है, छात्र क्या जानते हैं, बच्चे शांत रहते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों से कहेंगे चलिए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो हम बच्चों को प्रकाश बताएंगे। भाई प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है या हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, प्रकाश फोटॉन्स के रूप में यानी पैकेट्स के रूप में, बंडलों के रूप में आता है। तो हम प्रकाश के बारे में ये मोटा मोटा बता देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यह तरंग के या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यह एक सीधी रेखा में चलता है। बस हमने एक डेफिनेशन प्रकाश की यहाँ पर बच्चों को दे दी। ठीक है, क्लियर। आपको क्या लिखना है अपने शब्दों में वो आप डिसाइड करिएगा। मैंने बता दिया लिखना क्या है, प्रकाश के बारे में लिखना है केवल। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे, देखिए वहां पर एक चीज छूट गई, जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, अभी मैंने वृत्त के पार्ट्स को एक्सप्लेन किया तो वहां पर एक कॉलम छूट गया था, उसको लिख लीजिएगा कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ये जरूर लिखिएगा जब आप स्टेटमेंट दे रहे होंगे। आपने क्या किया, यहाँ पर लाइट की डेफिनेशन दे दी। क्लियर। अब आपको उसके गुण बताने हैं, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप बताइए कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इसकी चाल कितनी होती है, निर्वात में चलता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए बच्चों के सामने कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्लियर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हमने स्टेटमेंट में प्रकाश को डिस्क्राइब कर दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर दिया। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न 1 ना समझ में आएगा फिर से बताइएगा कमेंट में आकर के या पर्सनल। प्रश्न 1 करेंगे, प्रकाश क्या है। कर लिया हमने बच्चों से क्वेश्चन, प्रकाश क्या है। बच्चे ने उत्तर दिया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, काइंड ऑफ एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों में संवेदना, ठीक है, सेंसेशन, संवेदना उत्पन्न करती है। हमने ये क्वेश्चन कर लिया। फिर हम यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 2 प्रकाश के 2 गुण बताइए। 2 गुण बताइए। बच्चों से हमने क्वेश्चन किया कि प्रकाश के 2 गुण बताइए।
तो उत्तर में हमें मिल गया भाई एक गुण दूसरा गुण, यानी पहला कैरेक्टरिस्टिक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों ने बता दिया। एक चीज ध्यान रखेंगे, देखिए हम यहाँ पर गुड देना भूल गए, रेनफोर्समेंट में यहाँ पे गुड जरूर देंगे क्योंकि हम रेनफोर्समेंट स्किल पढ़ चुके हैं, तो उसी के नीचे देना है। यहाँ पर मुझसे छूट गया है, बस हमें वस्तुएं किसकी उपस्थिति में प्राप्त होती है, बच्चों ने हमें वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं, उसके जस्ट नीचे ब्लैक पेन से गुड लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर बच्चों ने आंसर दिया तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर दिया बच्चों ने, मैंने कहा प्रकाश के 2 गुण बता दिया, बच्चों ने पहला गुण बता दिया, दूसरा गुण बता दिया, फिर हमने बच्चों को यहाँ गुड दे दिया। ठीक है, रेनफोर्समेंट जरूर देंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारा हुआ। अब हम इसके 1 मिनट कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स लगाना इसी में देख लीजिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखिए परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग किया। देखिए हमने लिंकिंग क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक लिंकिंग क्वेश्चन दिया है, कड़ी को जोड़ रहा है, तो हम ये पहला नंबर कंपोनेंट यहाँ पर लिख देते हैं। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, देखिए ये हमारे प्रारंभिक कथन हमने यहाँ पे बच्चों से ही बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो देखते हैं कि हमने प्रारंभिक कथन का प्रयोग किया है। देखिए हमने ये स्टार्टिंग यहीं से करी है, तो 2 नंबर कंपोनेंट। फिर अभी भाषा में प्रभावशीलता नहीं देखेंगे, भाषा में प्रभावशीलता जब हम कथ स्टेटमेंट बोल रहे होंगे तब वहां पर उसको पॉइंट आउट करेंगे। भाषा में धारा प्रवाह, कथनों में तारतम्यता। ठीक है, उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, स्पष्टीकरण के बीच में प्रश्नों को पूछना। बस 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का हमने समुचित प्रयोग किया है, 1 नंबर। ठीक है, और प्रारंभिक कथन का प्रयोग अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर लिखेंगे। अब देखिए जब हमने स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट में भाषा में धारा प्रवाह है तो बिल्कुल है, तो यहाँ पर लगाएंगे 3 नंबर का कंपोनेंट। ठीक है, अभी कह रहा है कि कथनों में तारतम्यता। ठीक है, अभी हमने पहला कथन दिया है, जब दूसरे में आएंगे तब वहां पर तारतम्यता दिखा देंगे क्योंकि सीक्वेंस वहां पर दिखाएंगे। 3 नंबर लगाया है। उसके बाद उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग बिल्कुल किया है हमने, तो ये हमने चौथा 5वां नंबर कंपोनेंट किया है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण के बीच में प्रश्नों को पूछना अभी नहीं किया, 3 नंबर 5 नंबर लगा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया और ये पूरा एक ही में चलेगा, प्रश्नों तक उसी में चलेगा, इस स्टेटमेंट के पूरे घटक यहीं पर लगाएंगे। ठीक है, 1 नंबर भी हमने इसमें यूज किया है, क्यों? क्योंकि हमने एक लिंकिंग क्वेश्चन दिया था कड़ियों को जोड़ने के लिए। 1 नंबर कंपोनेंट हो गया। ठीक है, भाषा में धारा प्रवाह हो गया, कथनों में तारतम्यता अभी नहीं होगी क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट आएगा तब उसको करेंगे। उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग हो गया है। स्पष्टीकरण के बीच में प्रश्नों का पूछना हमने पूछा है भाई, 6 नंबर कंपोनेंट, स्पष्टीकरण के बीच में हमने प्रश्नों को पूछा है। ठीक है, 1 2 3, हाँ 6 नंबर एक कंपोनेंट हमारा लग गया, तो हम ये कर लेंगे इतना। चलिए, ये हमारा पहला स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। डेवलपमेंटल क्वेश्चन के बाद हम छात्र अध्यापक कथन प्रकाश को डिस्क्राइब करेंगे, डेफिनेशन देंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे, फिर 2 क्वेश्चन कर लेंगे। दो क्वेश्चन अभी किए, तीसरा क्वेश्चन हम लिंकिंग क्वेश्चन करेंगे अभी आके। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, हमने वहां पर बच्चों से 2 गुण पूछ लिए थे। ठीक है, अब हम वहां पर प्रश्न 3 कर लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो बच्चे शांत रहते हैं। छात्र
शांत रहते हैं। ठीक है, हो गया। ये लिंकिंग क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने वहां पर 1 नंबर कंपोनेंट लगाया था। बोर्ड छोटा है इस वजह से पूरा आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा। हम शिक्षण बिंदु क्या बनेगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं, क्योंकि परावर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन के नियम भी पढ़ेंगे, एवं परावर्तन के नियम। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम ये टॉपिक हमारा हो गया, हम इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पढ़ाएंगे। अब छात्राध्यापक कथन, पीपल टीचर्स स्टेटमेंट, छात्राध्यापक कथन, पीपल टीचर स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्लियर, बच्चों को डिफाइन करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पॉलिश युक्त चिकनी सतह पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो उसका वापस उसी मार्ग में लौट जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्लेक्शन, लेकिन वो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। हमने बच्चों को डिफाइन कर दिया। अब प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम है, वो भी बच्चों को डिफाइन कर देंगे। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। पहला हमने एक्सप्लेन कर दिया भाई। जो दूसरा लॉ है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने दोनों बच्चों को बता दिए और वो फार्मूला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये लिख दिया। देखिए हमारा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि 6 में है ना, 6 में केवल 3 ही टॉपिक होंगे बेसिकली। एक तो ये हो गया आपका लाइट, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन और एक डिस्पर्शन। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बच्चों को ये डिस्क्राइब कर दिया, हमारा छोटा सा स्टेटमेंट, बच्चे भी खुश रहेंगे और हमसे कनेक्टेड भी रहेंगे। उनके ऊपर इतने बड़े स्टेटमेंट को उस समय याद करने में दिक्कत नहीं होगी, वो हमारे जो कनेक्टिंग क्वेश्चंस होंगे उनको आसानी से उसका रेस्पॉन्स कर सकेंगे और लर्न भी हो जाएगा। हम एक ही क्वेश्चन को बच्चों से पूछेंगे तो सभी बच्चे उसका आंसर देना शुरू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लासरूम में वो लर्न भी हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट हमारा एक सफिशिएंट होगा क्लास 6 के स्टैंडर्ड लेवल से। अच्छा देखिए भाई, हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है, परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। उत्तर देखिए, हम लिखेंगे नहीं, बच्चों ने उत्तर दे दिया कि प्रकाश जब किसी चिकनी पॉलिश युक्त सतह पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, लिख दिया हमने, बच्चों ने आंसर दिया, हमने कह दिया गुड, रेनफोर्समेंट दिया। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, परावर्तन के नियम बताइए, परावर्तन के नियम बताइए। हो गया, बच्चों ने उत्तर दिया पहला दूसरा। देखिए बच्चों ने दोनों उत्तर दे दिए, तो वेरी गुड। रेनफोर्समेंट दिया, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके पीछे करके एक एक बात को ध्यान रखिएगा। हमने रेनफोर्समेंट दिया, हमारे 2 स्टेटमेंट हो गए। मैंने कहा एक्सप्लेनेशन, इसके लिए हम 2 ही स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आपको तीसरा भी बनाना है तो हम तीसरा क्वेश्चन कर देंगे कि अपवर्तन क्या होता है, तो वहां से हम तीसरा स्टेटमेंट जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 2 स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। कंपोनेंट्स लगाना है, चलिए लगा लेते हैं एक बार भाई जल्दी से फटाफट। देखिए प्रारंभिक कथनों का प्रयोग तो हमने वहीं पे कर लिया था। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, परस्पर जोड़ने वाली कड़ियां। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पहले स्टेटमेंट का है, इसलिए मैंने वहां पर 1 नंबर लगाया था। ठीक है, तो अब यहां पर इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे जो कुछ भी लगाएंगे।
ठीक है। अब देखिए भाषा में धारा प्रवाह, ठीक है, 3 नंबर है, पहले में भी 3 नंबर था। उसके बाद कथनों में तारतम्यता, देखिए एक सीक्वेंस है, पहले हमने लाइव बताया, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए उसी में, उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन पे आए, तो तारतम्यता तो है, तो 4th नंबर कंपोनेंट लगा देंगे। उसके बाद उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, 5 नंबर भी लगाएंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण के बीच प्रश्नों को पूछना, हमने पूछा है, 6 नंबर लगा दिया, ठीक है। तो ये इतने हमने लगा दिया है। अगर हम 1 नंबर लगाएंगे, 1 नंबर कब लगाएंगे, अगर हम यहाँ पर एक लिंकिंग क्वेश्चन और बना लेते हैं कि अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें आपको क्या बताया है। व्याख्या कौशल में क्या करते हैं कि हम जो पाठ के कठिन अंशों को हैं उनको सरल भाषा में बच्चों के सामने टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू, अपने फिगर्स के थ्रू और अपने जो भी हम बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड स्किल के थ्रू सरल भाषा में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कम से कम 2 स्टेटमेंट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके जो मैंने बताए वो लिख लेंगे, घटक लिख लेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे आएंगे। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले 2 विकासात्मक प्रश्न करेंगे, दूसरे या तीसरे विकासात्मक प्रश्न को हम जो स्टेटमेंट बोलना है उससे लिंक कर देंगे, ठीक है। पीछे देखिएगा मैंने कैसे लिंक करा हुआ है कि वृत्त और वृत्त के भागों के विषय में आप क्या जानते हैं, वो हमने लिंक कर दिया। फिर जैसे हम उसको लिंक करेंगे तो हमारा जो शिक्षण बिंदु बना वृत्त एवं वृत्त के भाग, उसके बाद हमने एक वृत्त के एक पार्ट्स की डेफिनेशन के साथ उसको डिस्क्राइब किया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, स्टेटमेंट A1 हो गया। उसके बाद हमने ये चेक करने के लिए और बच्चों के एक कनेक्टिविटी देखने के लिए और कनेक्ट करने के लिए हमने वहां पर दो क्वेश्चन कर लिए। तीसरे क्वेश्चन को हमने जो है कनेक्टिंग क्वेश्चन बना लिया अगले स्टेटमेंट के लिए कि वृत्त के भागों के मुख्य सूत्रों के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर लिया, तो वहां से फिर हमने एक लिंकिंग क्वेश्चन बनाया। इस तरह हमने 2 स्टेटमेंट्स में ये स्किल को कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब न्यूट्रिशन का आप समझ गए होंगे, तो न्यूट्रिशन का बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी बायोलॉजी वाले छात्रों के लिए भी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये स्किल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग इसको बनाइए, कोई भी समस्या आती है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर के भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। Thank you. All the best.